खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ पेश की तहरीक। पार्लियामेंट रुकनियत मंसूख करने और उन्हें ताहयात इलेक्शन लड़ने से रोकने की मांग। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किया एहतजाज। मरकज पर कौमी मफादात से समझौता करने का लगाया इल्जाम। वंदे मातरम को स्कूल व सरकारी तकरीबात में लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हुकूमत से मुतालबा। तिजारती मुआहदे पर अमेरिकी फैक्ट शीट में तरामीम मुश्तरका समझ की करती अक्कासी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का बयान। बांग्लादेश में मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। बीएनपी और जमात इस्लामी इत्तेहाद के बीच है सख्त मुकाबला। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एक तहरीक पेश की है जिसमें राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनियत मंसूख करने और उन्हें ताहयात इलेक्शन लड़ने से रोकने का मुतालबा किया गया है। पेशरफ्त राहुल गांधी से यूएस ट्रेड डील की अबूरी तिजारती मुआहदे पर मरकजी हुकूमत पर शदीद हमले के बाद हुई है। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुल्क को बेचने का इल्जाम लगाया था। राहुल गांधी ने दावा किया है कि यह मुआहदा किसानों और टेक्सटाइल के शोबे को नुकसान पहुंचाता है और हिंदुस्तान की तवानाई की सलामती से समझौता करता है। हालांकि इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई थी कि हुकूमत राहुल गांधी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करने वाली है, ताहम ऐसी कोई तहरीक पेश नहीं की गई। राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए निशिकांत दुबे के रिमार्क्स पर अपोजिशन के हंगामे के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे नहीं कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूं या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबा। जुमेरात को बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की तरफ से लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एक तहरीक पेश करने के लिए नोटिस दिए जाने के बाद मीडिया नुमाइंदों ने इस हवाले से राहुल गांधी से सवाल किया, जिस पर राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आपको आज ये कीवर्ड फराहम किया गया है। क्या बाद में राहुल गांधी ने मीडिया नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करें। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. राहुल गांधी की जानिब से मीडिया पर किए गए तबसरे पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मीडिया को ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। मीडिया नहीं तो फिर सवाल कौन पूछेगा। तो रिकॉर्डिंग होगा, मैं तब देखा नहीं अभी, लेकिन तो गलत बात है। अगर मीडिया को इस तरह से टोकेंगे और मीडिया को ही डांट लगाएंगे तो फिर सवाल कौन करेंगे। हम लोग ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है क्या? कभी नहीं रोका ना। मैं इतने साल से हूँ, आज तक मीडिया जो सवाल उठाते हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा ना कि ये कांग्रेस का सवाल है। मैंने कभी कहा क्या?
हम लोग जब इतने साल ऑपोजिशन में थे तो कांग्रेस का नाम लेकर के हम लोग मीडिया को कभी भी हम लोग नहीं डांटते थे। गाली गलौज तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग मीडिया को तंज में नहीं कसते थे। हम लोग ने हमेशा मीडिया को फ्रीडम दिया है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसलिए तिल मिला करके ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी सुर्खियों में हैं। लोकसभा में उनकी हालिया तकरीर के बाद एक तरफ जहां हुक्मरान पार्टी के अरकान पार्लियामेंट शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं अपोजिशन अरकान उनके दिफा में हैं और हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जो इनका ये सोच है, जो सनक है, उसका नतीजा है कि किसी भी मुद्दे पर ये टिकते नहीं है और हिट एंड रन का हुड़दंगी हंगामा और तमाशा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आप अगर देखें तो अगर आप सिर्फ 4-5 साल के ही बात देखें तो एक सेशन आएगा और उसके साथ एक मुद्दा बनाएंगे ये, और एक फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्सा कहानी गढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो खुद जो है वो उड़नछू हो जाएंगे। राहुल जी का व्यवहार आचरण पूरी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है। सदन के अंदर कार्रवाई नहीं चलने देना, सदन चले तो बेतुके निराधार आरोप लगाना, और जब उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहें तो उनके पास मिलता कुछ नहीं है। इस तरीके से टिप्पणी करते हैं और बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूं वो एक गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। ये प्रिविलेज मोशन सिर्फ ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है। जो प्रिविलेज का हनन किया है वो उन चुनिंदा लोगों ने किया है जो मंत्री पद लेकर संभाले हुए हैं और देश का इन्होंने सौदा किया है। आपने देखा है ये सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। इतने दिनों तक इन्होंने चलने नहीं दिया। हम तथ्यों पे बोलते हैं तो हमारे पर प्रिविलेज मोशन होता है। यहाँ खड़े हुए उनके सांसद हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर आक्षेप, गंदे गंदे आरोप लगाते हैं। अपोजिशन एमपीज ने जुमेरात को पार्लियामेंट के हाथों में हिंदुस्तान अमेरिकी अबूरी तिजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया। प्लेकार्ड्स थामे हज़ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने इस मुआहदे को ट्रैप डील करार दिया और मरकज पर कौमी मफादात से समझौता करने का इल्जाम लगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब दिया। निर्मला सीतारमण का ज़ाती इनकम टैक्स की ज्यादा वसूली का मतलब ये नहीं है कि मुतवस्सित तबका दबाव में है। People today with income that is taxable. More income is visible and in the formal sector and it is being reported. So the economy is no longer narrow and it's not just confined to the elite. Middle class basket is widening. Between 2013-14 and 24-25, the number of taxpayers, that is, people filing returns or with TDS deducted, rose from 5.26 crore to 12.13 crores. So within the last 11 years, more than doubling has happened in the income taxpayers' numbers. So obviously you learn more from it. And what is the growth therefore, sir? CAGR of 7.9%. So that is the largest structural expansion of the middle class in this country. So suppression cannot happen if the tax net is widening, and if the net itself is widening, it's not because of suppression. People are coming on board to pay. And coming on board to pay, not because we are bringing more rates. On the contrary, even as this expansion is happening, income tax limit has increased to 12 lakhs for everybody, and for those in salaried class, 12.75 lakhs तक आपको टैक्स पे करना ही नहीं है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से कई सवालात पूछे। उन्होंने हरदीप पुरी से इस्तीफे का भी मुतालबा किया। पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका से तिजारती मुआहिदा दबाव में हुआ है। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में, जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से? एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं साहब। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं। हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए, लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने पार्टी दफ्तर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के हवाले से संगीन सवालात उठाए। उन्होंने दावा किया कि 2014 से 2017 के दरमियान हरदीप पुरी की जेफरी एप्स्टाइन के साथ मुतअद्दिद निजी मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये मुलाकातें सरकारी हैसियत में थी तो हुकूमत को इसकी मुकम्मल तफसील अवाम के सामने रखनी चाहिए। देखिए, हरदीप पुरी जी ने ही खुद कल कहा था कि वो एप्स्टीन से मिले तो हैं 3-4 बार, क्योंकि वो तो सार्वजनिक हो गया था तो उनको बताना पड़ा, लेकिन वो एक झूठ बोल गए। उन्होंने कहा कि मैं डेलीगेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर में उनसे मिला हूँ, लेकिन आज हमने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये सार्वजनिक किया है कि हरदीप पुरी जी पर्सनल कैपेसिटी में बार बार इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट मांग के एप्स्टीन से मिले हैं। एप्स्टीन से राय लेते थे देश के मुद्दों पर और फिर उसके बाद जाके उनको रिपोर्ट करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे इस तरीके की लैंग्वेज और इस तरीके का बिहेवियर नज़र आ रहा है जैसे एप्स्टीन की नौकरी करते थे हरदीप पुरी जी। तो मुझे लगता है कि ये अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो देश में बीजेपी की सरकार उस वक्त और उनका एक सीनियर लीडर अगर ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो यौन शोषण का आरोपी है, जो पूरी दुनिया में बदनाम है, तो वो किन कामों के लिए मिलता है, कौन से गलत काम कराए। उन्होंने उस वक्त पे इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के लिए हरदीप पुरी जी को सबसे पहले या तो वो खुद पद छोड़ दें या मोदी जी उनको मंत्री पद से हटा दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मरकजी हुकूमत के वंदे मातरम को स्कूल व सरकारी तकरीबात में लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन गैर आइनी, मजहबी आज़ादी व सेकुलर इक़्तिदार के मुनाफी और अदालत उस्मा के फैसले के खिलाफ है, जो मुसलमानों के अकीदे से रास्त मुतसादिम है। इसलिए मुसलमानों के लिए हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं है। बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि उस नोटिफिकेशन को वापस ले। बसूरत दिगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस अदालत में चैलेंज करेगा। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली के ज़ेर एहतमाम योम यूनानी की तकरीब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़िद की गई। तकरीब का मौजू यूनानी तरीक़ेकार इलाज में जिद्दत और साइंसी शवाहिद था, जिसमें माहिरीन तिब, मुआलिजीन और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में शामिल दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर गीता सिंह ने यूनानी तिब की तारीख़ी अहमियत, असरी तकाज़ों से हम आहंगी और रिसर्च की ज़रूरत पर तफसीली रोशनी डाली। ये एक बहुत ही अच्छा कहना चाहिए कि संदेश है। आज जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सांस लेना भी दूभर है और एनवायरनमेंट बहुत ही प्रदूषित है, तो स्वास्थ्य निश्चित रूप से प्रभावित होता है। लेकिन जब हम हकीम अजमल खान जी के इतने पुराने समय के प्रयासों को देखते हैं, जब उन्होंने यूनानी मेडिसिन को उस आयुर्वेद पद्धति को दोनों को जोड़ते हुए एक ऐसा प्रारंभ किया, हालांकि भारत एक सनातन भाव से आयुर्वेदिक सिस्टम को देखता रहा है, उसी तरीके से यूनानी मेथड को उन्होंने मिलाकर ये बताया कि जो सिस्टम है भारतीय आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनानी मेथड वो किस प्रकार से मिलते हैं। देखिए, आज नीमा द्वारा
नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज ये यूनानी डे सेलिब्रेशन मनाया गया है। हकीम साहब की याद में आज उनका बर्थ एनिवर्सरी थी, क्योंकि ऐसी हकीम साहब स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर थे। और आज यूनानी और आयुर्वेद जो देन थी, जो ANU तिबिया मेडिकल कॉलेज और अजमली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो तिबिया कॉलेज है, वो सब उन्हीं की देन है। और हकीम साहब ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तब जो है ये ANU मेडिकल कॉलेज की टीम तिबिया कॉलेज की महात्मा गांधी जी ने रखी थी। और आज पूरे देश में आयुष के लोग, यानी आयुष मंत्रालय जो मोदी जी ने बनाया है, उसमें पूरी दुनिया में आयुष के डॉक्टर जा रहे हैं और यूनानी और आयुर्वेद द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आज मॉडर्न पैथी को लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हैं। यूनानी और आयुर्वेद को लोग अपना रहे हैं। तमिलनाडु के CM M. स्टालिन ने जुमेरात को जोर देकर कहा कि रियासत की इक्तिसादी तरक्की ने 11.19% की शरह नमूद के साथ कौमी औसत को नुमाया तौर पर पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की इक्तिसादी तरक्की कौमी औसत से ज़्यादा है। M. स्टालिन ने एक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की सनअती सलाहियत पर उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने वजाहत की कि एक बार MOU पर दस्तखत होने के बाद उसे एक वक्फशुदा डैशबोर्ड के जरिए ट्रैक किया जाता है। இன்னைக்கு இந்த மாநாட்டில் மட்டும் 52 கம்பெனிகளுடைய திறப்பு விழா, 71 கம்பெனிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா, 2 புதிய கம்பெனிகளோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்। बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ, किसान मुखालिफ और मुल्क दुश्मन कॉरपोरेट पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस की तरफ से ऐलान करदा मुल्क गिर हड़ताल ने मुख्तलिफ रियासतों में मामूल की जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया और ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग खिदमात मुतासिर रही। आम हड़ताल की कॉल 10 मरकजी ट्रेड यूनियनों के मुश्तरका फोरम ने दी थी। फोरम ने दावा किया है कि हड़ताल के लिए मुल्क भर में तकरीबन 30 करोड़ कारकुनान को मुतहर्रिक किया गया। मुजाहिरीन ने 4 लेबर कोड को खत्म करने का मुतालबा करते हुए दावा किया है कि इससे मजदूर के हुकूक कमजोर हो जाएंगे। कि मोदी और अमित शाह अमेरिका का ट्रंप का सेवा करने के लिए अमेरिका का ट्रंप को डर के हमारे भारत देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए किसान लोग उनका जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में दे रहे हैं। इसीलिए रैत किसान सभी लोग आज महामुश्किल बंद कर रहे हैं। बिजली एक्ट 2025 ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ 29 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाने की और मजदूर वर्ग को और पीछे धकेलने की साजिश है। किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ हड़ताल को, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और किसानों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो आज टैरिफ का सवाल हो, जो आज टैरिफ लाद दिया गया ट्रंप प्रशासन के द्वारा हिंदुस्तान की सरकार पर, किसानी बागवानी पूरी तरह से तबाह होगी, मजदूर तबाह हो जाएंगे, उद्योग तबाह हो जाएंगे। हिंदुस्तान ने जुमेरात को कहा कि हालिया फैक्टशीट में तरामीम एक अबूरी तिजारती मुआहदे पर मुश्तरका बयान में तय पाई जाने वाली दो तरफा मुफाहमत से मुताबिकत रखती है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि 10 फरवरी को व्हाइट हाउस ने हिंदुस्तान अमेरिका के अबूरी तिजारती फ्रेमवर्क पर अपनी फैक्टशीट पर नजरसानी की है। So Rishabh, first regarding your question on the fact sheet, all of you are aware that India and the United States, we had agreed to a joint statement on the framework for an interim agreement on reciprocal and mutually beneficial trade. This was issued on 7th February 2026. The joint statement is the framework and remains the basis of our mutual understanding in this matter. Both sides will now work towards implementing this framework and finalizing the interim agreement. The amendments in the US fact sheet reflect the shared understandings contained in the joint statement. जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार
पर एक अंतरिम समझौते के ढांचे हेतु दोनों देशों के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट 7 फरवरी को जारी किया गया था। यह जॉइंट स्टेटमेंट ही वह ढांचा है और इस मामले में हमारी आपसी समझ का आधार है। हम दोनों पक्ष इस ढांचे को लागू करने के लिए और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक अमेरिकी फैक्ट शीट का सवाल है, उसमें किए गए बदलाव या संशोधन वो जॉइंट स्टेटमेंट निहित साझा समझ को दर्शाती है। बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में बदअमनी के वाकयात के अलावा इक्का दुक्का वाकयात के अलावा मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। पोलिंग जुमेरात की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे तक जारी रही। हुक्काम का दावा है कि वोटर्स टर्नआउट भी बेहतर रहा। इन इंतखाबात के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ थी, जबकि नौजवान वोटर के किरदार को इन इंतखाबात में फैसला कौन करार दिया जा रहा है। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के साथ ही वोटों की गिनती का अमल भी शुरू हो गया है। जुमे की दोपहर तक नतायज भी सामने आने की उम्मीद है। माहिरीन के मुताबिक असल मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमात इस्लामी के बीच है। बांग्लादेश की सियासत में गुज़श्ता कई दहाइयों से अहम समझे जाने वाली शेख हसीना की अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर बाज़ माहिरीन इन इंतखाबात के मुनसिफाना होने से मुतालिक सवाल उठा रहे हैं। तुर्की के पार्लियामेंट में इस वक्त फाइट क्लब जैसा नज़ारा देखने को मिला उस वक्त जब सरकर्दा तबका और अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो गई। काबीना में रद्दबदल के तहत वजीर इंसाफ के अहदेदार एकेन गुरलिक को हलफ दिलाया जा रहा था, जिसके अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सख्त मुखालफत की जा रही थी। अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने एकेन गुरलिक को हलफ बर्दारी से रोकने की कोशिश की, जिस पर बरसर इक़्तिदार के पार्टी के अराकीन नाराज हो गए। देखते ही देखते हुक्मरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन में तेज बहस शुरू हो गई, जो झड़प में तब्दील हो गई। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के साये में अमेरिका ने एक और अहम अस्करी कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ हिफाजती मुज़ाकरात जारी रखने के ऐलान के बावजूद दूसरा अमेरिकी तैयारा बरदारे बहरी जहाज खित्ते में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसने मुमकिना पेशरफ्त और दबाव की नई बहस को जन्म दे दिया है। अमेरिकी हुक्काम ने तस्दीक की है कि पेंटागन ने एक दूसरे तैयारा बरदार बहरी बेड़े को मशरिक़ वस्ता में तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की है, जबकि अमेरिकी अफवाज ईरान पर मुमकिना हमले के खदशे के पेश नज़र तैयारी कर रही है। आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ पेश की तहरीक, पार्लियामेंट रुकनियत मंसूख करने और उन्हें ताहयात इलेक्शन लड़ने से रोकने की मांग। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किया एहतजाज, मरकज पर कौमी मफादात से समझौता करने का लगाया इल्जाम। वंदे मातरम को स्कूल व सरकारी तकरीबात में लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हुकूमत से मुतालिबा। तिजारती मुआहदे पर अमेरिकी फैक्ट शीट में तरामीम मुश्तरका समझ की करती है अक्कासी, वजारत खारजा का तर्जुमान रणधीर जायसवाल का बयान। और बांग्लादेश में मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी, BNP और जमात इस्लामी इत्तेहाद के बीच सख्त मुकाबला। खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।